हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 यानी कि 6 क्लास के आज लास्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है इंडिया क्लाइमेट। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के वेजिटेशन के बारे में, इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है वी रीड इन द न्यूज़पेपर। हम सब क्या करते हैं कि डेली न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो यही दे रहा है कि वी रीड इन न्यूज़पेपर डेली, वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। कहने का मीन्स है स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, हम अगर टीवी देखते हैं तो ऐसी बातों को टीवी पे भी देखते हैं, या हम ये भी सुनते हैं कभी किसी किसी को बात करते हुए। और ये क्या सुनते हैं, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। वी मस्ट नोन दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। अब हम यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम वेदर के बारे में जान लेते हैं कि हमारी जो वेदर होती है ये क्या होती है, डे टू डे चेंजिंग होती है। वेदर में क्या होती है, डे टू डे चेंजिंग होती है, हम उसे वेदर कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इट इंक्लूड्स चेंजेस इन एट टेम्परेचर। क्या होता है इसमें, क्या होता है, ये भी होता है कि टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है, रेनफॉल में भी चेंजिंग होती है, और जो सनशाइन होता है उसमें भी चेंजिंग आती है। तो ये जो डेली के जो हमारे डेली के जो चेंजिंग होते हैं ना, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेदर कहते हैं। कब, जैसे कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ऐसी बातों को डे टू डे चेंजिंग वाले थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे वेदर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं कि सच एज इट मे बी हॉट और कोल्ड। क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड, सनी और क्लाउडी, ओके, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, we don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there the day together you feel the without woolen clothes. When it is a very windy and chilly, you would like to have समथिंग हॉट टू इट। ओके, अभी हमने यहाँ पढ़ा वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजिंग होता है, और ये एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग होती है ना डे टू डे, उसे हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि इसमें इंक्लूड क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजिंग आ गई, कभी कभी रेनफॉल में चेंजिंग आ जाती है, सनराइजेस होते हैं, सनशाइन। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या कि कोल्ड। अब हम यहाँ पे लेंगे कभी हॉट कभी कोल्ड दिन होता है, सनी डेज भी होता है, क्लाउडी डेज भी होता है, विंडी डेज भी होता है, काम डेज भी होता है, ये सब बातों को। और कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारा जो दिन होता है यानी कि जो कंडीशंस होते हैं बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। अगर गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती रह जाती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम वार्म क्लोथिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ठंडी पड़ती है तो हमें क्या होता है कि वार्म क्लोथेस की जरूरत पड़ती है। अब उन्हीं बात को हम स्टूडेंट्स अब नीचे पढ़ेंगे। अब जैसे दे रहा है क्या स्टूडेंट्स कि ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। बहुत ही मेजर सीजन है, बहुत ही जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे जो इंडिया को कितने, यानी पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे अर्थ को 4 सीजन्स में डिवाइड किए गए हैं। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विंटर सीजन। अब ये जो सीजन होते हैं ये कब होते हैं, तो देख सकते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक। कब होते हैं, दिसंबर से फरवरी। यानी कि ये स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं कि जो हमारी ठंडी होती है वो दिसंबर से क्या होती है, फेब तक चलती है, यानी कि फरवरी तक चलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं हमारी जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हॉटेस्ट वेदर, यानी कि हॉट वेदर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, समर सीजन। अब ये जो समर सीजन होता है ये कब तक चलता है, तो देख सकते हैं कि मार्च टू मई। ये कब चलता है हमारा, मार्च से क्या होता है, ये मई तक चलता है, जिसे हम गर्मी का दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्मी का दिन। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉट वेदर डे। अब थर्ड वन जो है हमारा वो है साउथ वेस्ट मानसून। क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, और ये होता है हमारा रेनी सीजन। क्या होता है, रेनी सीजन।
और ये जो सीजन होता है ना, ये चलता है जून टू सितंबर। कब चलता है? जून से सितंबर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जून से जो सितंबर का मंथ होता है ये रेनी सीजन का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है सीजन ऑफ रिटरिंग मानसून। यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, रिटरिंग वापस लौटने वाला मानसून हम उसको बोलते हैं, और ये बोला जाता है एटम। ओके, तो अभी हमने पढ़ा विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और एटम सीजन। और ये जो एटम सीजन होता है ना, ये कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक होता है। क्या होता है? अक्टूबर के महीने से लेकर मंथ से लेकर नवंबर के महीने तक होता है। यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो यहाँ पे 4 सीजन के बारे में पढ़ा। और कौन कौन सा सीजन हो गया? विंटर, जिसे हम लोग कोल्ड वेदर सीजन भी बोलते हैं। समर सीजन, जिसे हम लोग हॉट वेदर सीजन बोलते हैं। रेनी सीजन, जिसको हम साउथ वेस्ट मौसम सीजन बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट वन है एटम सीजन, उसे हम बोलते हैं सीजन ऑफ रिटरिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पे आते हैं। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे क्या कि कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। अब हम क्या करेंगे? इन सीजन को अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। अब ये क्या होते हैं? तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। यानी कि जिस रीजन में क्या होता है कि ठंडी पड़ती है, विंटर होती है, उस रीजन में सन का रे डायरेक्टली फॉल नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो एंड नॉर्दर्न इंडिया। और इसी प्रकार क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है लो हो जाता है इन द नॉर्दर्न इंडिया में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि हॉट वेदर सीजन और समर सीजन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे दे रहा है क्या कि इन द कोल्ड वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। और जो हमारा हॉट वेदर सीजन होता है, ये क्या होता है कि इस समय जो सन की रे होती है वो अधिक डायरेक्टली फॉल करती है। किस रीजन में? इस रीजन में टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और बिकम्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड यहाँ का जो सीजन होता है, मौसम हो जाता है वो हॉट एंड ड्राई विंड्स यहाँ पे बहते हैं। और ऐसे जो हॉट एंड ड्राई विंड्स को हम क्या बोलते हैं? लू का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? लू का नाम देते हैं ड्यूरिंग द डे। और ये लू जो चलती है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम में चलती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। अब जो थर्ड वन है हमारा क्या है, जिसको हम रेनी सीजन बोलेंगे। तो इस सीजन में क्या होता है? तो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द वन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ये क्या होता है हमारा? इस सीजन में हम मार्क करते हैं क्या? वन सेट एडवांस ऑफ द मानसून। इसमें हमारा क्या होता है? मानसून एडवांस होता है। अब कहते हैं कि द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। और यहाँ से क्या होता है? हवाएं उठती हैं बे ऑफ बंगाल से टुवार्ड्स ऑफ इंडिया की तरफ। दे कैरी मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर लेके चलती है। एंड दे विन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरीज और रेनफॉल। और ये क्या करती है? ये माउंटेन से स्ट्राइक करती है, टकरा जाती है और ये बारिश कराने लगती है। तो ये जो मॉइस्चर होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीजन ऑफ रिटरिंग मानसून देखते हैं, जो कि एटम बोलते हैं। तो कह रहा है कि विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड। ये क्या होता है? फ्रॉम मेनलैंड से क्या होता है कि मूव बैक करता है, वापस आता है। एंड द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ द रिटरिंग मानसून। और ये क्या बोलते हैं हम इसे? यानी कि जब बे ऑफ बंगाल से क्या होता है कि मेनलैंड यही हमारा है और इसे मूव बैक करता है, तो यानी कि फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड से क्या होता है? फ्रॉम बैक करता है किधर की तरफ? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ऐसे सीजन्स को हम रिटरिंग मानसून बोलते हैं। और यही कहता है कि द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो साउथ पार्ट है इंडिया का, पार्टिकुलरली तमिलनाडु। और इसमें कौन कौन से अगर हम पार्टिकुलरली के तौर पे ले लें, अगर सामान्यतः तौर पे, तो हमारा तमिलनाडु हो गया एंड आंध्र प्रदेश। ओके, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द सीजन। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा रिटरिंग मानसून है ना, एटम सीजन जिसे बोलते हैं, इसमें दो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये क्या करते हैं? रिसीव रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल रिटरिंग मानसून में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर, चाहे द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर, वहाँ पे क्यों नहीं वो एवरेज वेदर ही हो, कंडीशंस हो, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। ओके, अब ये जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट क्या होता है? द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर। ये क्या होता है? एक एवरेज वेदर होता है। अभी एवरेज वेदर क्या है? अभी आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। विच हैव बीन द मेजर ओवर मेनी ईयर्स, यानी कि जो लंबे समय तक,
कहने का मतलब है कि लंबे वर्षों तक, जो हमारे यानी कि वर्षों तक यानी कि जो एवरेज वेदर होती है ना, हम उसे ही क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और ये जो हमारा वेदर होता है ना, मौसम, वो क्या होता है, डे टू डे चेंजिंग होते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, ये सालों भर के लिए एक ही होता है। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की दिया हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। मानसून कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड्स मौसम। ये क्या हमारा मानसून टाइप है। हमारी जो इंडिया है ना, इंडिया की जो क्लाइमेट है ये मानसून टाइप है। क्या है, मौसमी है, यानी कि मानसून टाइप है। अब ये कहाँ से, ये जो मानसून वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से टेकन फ्रॉम किया गया है, तो अरेबिक वर्ड है। कौन सी वर्ड है, अरेबिक वर्ड, जिसको हम मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसम, विच मीन्स सीजन्स। और ये मौसम का मीन्स ही होता है सीजन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ड्यू टू इंडियाज लोकेशंस इन द ट्रॉपिकल रीजन्स मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्राउट बाई मानसून विंड्स। और ये ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण क्या होता है कि इंडिया, यानी कि हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में हमारा है, टेम्परेट जोन में है। और कुछ भाग जो इसके आते हैं वो किधर जाते हैं, हमें टॉरिड जोन में भी जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मानसून आते जाते हैं। एग्रीकल्चर जो होता है ना इंडिया की, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेन। और इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, एग्रीकल्चर जो किसान करते हैं, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है रेन पे। अगर गुड मानसून मीन्स एडेक्वेट रेन एंड बोंटिफुल क्रॉप्स। गुड मानसून का मतलब हो गया कि वहाँ पे एडेक्वेट, पर्याप्त मात्रा में बारिश हुआ हो, एडेक्वेट रेन हुआ हो, एंड जो वहाँ पे क्रॉप अगर किसान लगाए हों, वो क्या हो जाएगा, हमारा बोंटिफुल क्रॉप्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय द लोकेशंस, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। कहने का मीन्स यहाँ पे कि जो क्लाइमेट होती है ना किसी भी प्लेस की, वो क्या किसके द्वारा अफेक्ट की होती है, वो एक या तो लोकेशन, उसके लोकेशन के कारण ऐसी होती है, उसके क्लाइमेट में चेंजिंग आती है। या हाई एल्टीट्यूड पे होगा, यानी कि हाई ऊंचाई पे होगा तो भी वहाँ पे क्लाइमेट चेंजिंग हो जाएगी। डिस्टेंस अगर मान के चलिए कि सी से इसकी डिस्टेंस जो दूरी हो, डिस्टेंस हो, तो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट यहाँ पे चेंज जाएगी। एंड रिलीफ देयर्स फॉर, किसी तरह यहाँ पे क्या कि द एक्सपीरियंस। ये पहले स्टूडेंट्स आप इन बातों को समझे कि नहीं समझे, एंड रिलीफ कहने का मीन्स है कि द क्लाइमेट जो होती है ना, प्लेस टू प्लेस अफेक्टेड होती है, किस कारण से, लोकेशन के कारण। हमारी अगर लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है, तो वहाँ की क्लाइमेट तो दूसरी होगी। अगर हम इस साइड से अलग हैं तो क्लाइमेट अलग हो जाएगी। या अगर जैसे अल्टीट्यूड की बात बोल रहे हैं, अगर हम ज़्यादा हाइट पे हैं, अब मान के चलिए जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ की क्लाइमेट तो दूसरी हो जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर कोई सी से डिफरेंस फ्रॉम है, यानी कि दूरी पे है, उसकी भी क्या होगी, डिस्टेंस, यानी कि उसकी भी क्लाइमेट चेंज होगी। अब मान के चलिए कि हमारा जो क्लाइमेट होता है मुंबई का, वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या है हमारा, वो सी के पास में है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और कुछ रीजनल डिफरेंस भी है। अब इंडिया में जैसे देख सकते हैं क्या कि जैसलमेर एक जगह है, और बीकानेर, ये क्या है, राजस्थान में आते हैं। डिजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। और ये दो ऐसे जगह हैं भारत के जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है। कौन कौन से, जैसलमेर एंड बीकानेर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइल द्रास एंड कारगिल, जो द्रास एंड कारगिल है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, आर द फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पे क्या है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है ना कि यहाँ के जो चीज़ें हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो कोल्ड होती हैं, फ्रीजिंग कोल्ड होते हैं। और जो जैसलमेर और बीकानेर है क्या होते हैं, मैक्सिमम हॉट है। एक ही देश में हम दोनों कंडीशंस को देख सकते हैं। ये हमारा क्यों, क्योंकि यह ज़्यादा अल्टीट्यूड पे, हाइट पे है, और एक तो ये हाइट पे भी नहीं है, और सी रीजन से क्या है, डिस्टेंस पे। करेक्ट, कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई। अब कुछ कोस्टल प्लेस है, मैंने अभी मुंबई के बारे में चर्चा किया था कि मुंबई हमारा क्या है, नदी के किनारे है, यानी कि सॉरी समुद्र के किनारे है, कोस्टल सी के किनारे है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। और यहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है, कि कोलकाता भी जो है क्या अरेबियन सी के पास में पड़ता है, मुंबई भी हमारे जो सी के पास में पड़ता है। फिर कह रहा है क्या यहाँ पे कि दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और ये जो मुंबई और कोलकाता की जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कहने का मीन्स है कि यहाँ पे ना ही क्लाइमेट हॉट होती है और ना ही कोल्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विंग ऑन द कोस्ट देयर दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और यहाँ की जो प्लेसेस है बड़ी ह्यूमिड होती है, जैसे कि मासिन राम इन द मेघालय रिसीव द वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट रेनफॉल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड की सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, मैक्सिमम रेनफॉल कौन सा ऐसा स्टेट है जो रिसीव करता है, ये कौन सा ऐसा प्लेस है वर्ल्ड का, तो मासिन राम है, जो कहाँ पड़ता है,
भारत के मेघालय में पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कि वाइल इन अ पार्टिकुलर ईयर माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर इन राजस्थान। और जैसलमेर में क्या होता है, बारिश ही नहीं होती है वहाँ पे। मासिनराम में, एक ही देश में हम मासिनराम को लेते हैं, तो मासिनराम में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रॉम वर्ल्ड की सबसे अधिक बारिश होती है। और अगर हम सबसे यहाँ पे एक ही देश में, यानी कि अगर हम राजस्थान के जैसलमेर को ले लें, तो जैसलमेर में क्या होती है, इट माइट नॉट रेन, यहाँ पे माइट यानी कि बारिश ही नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट। हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स देखते हैं इन आवर सराउंडिंग्स। अपने चारों तरफ अगर हम कहीं जाएं, बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, तो अलग अलग वेराइटी के हम पौधों को देखते हैं। हाउ सिंस इट इज़ टू प्ले इन द फील्ड विद द ग्रीन ग्रास, जैसे कि हम लोग ग्रीन ग्रास में भी खेलते हैं, जैसे हमारा क्रिकेट मैच होता है। दीज आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बसेस एंड सर्ब्स। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, अब उनको नाम हम क्या देते हैं, बसेस, झाड़ियाँ या श्रब्स भी बोलते हैं हम लोग। अब जैसे लाइक कैक्टस हो गया हमारा, छोटे प्लांट्स हैं, एंड फॉलोइंग प्लांट्स, और भी निम्नलिखित बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं हमारे। जो कैक्टस हमारा क्या है, सर्ब्स बसेस में आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जैसे हमारा रोज़ हो गया, जितने भी और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तुलसी हो गया, ये सब क्या है हमारे सब हर्ब्स में भी कुछ आते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। बिसाइड्स, ये बिसाइड जो है हमारे करेक्ट के अलावा देयर आर मेनी टॉल ट्रीज। अब ये जो बसेस और श्रब्स है ना, इनके अलावा भी क्या होते हैं ना, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े टॉल ट्रीज भी होते हैं, विथ सम विथ मेनी ब्रांचेज। कुछ के पास तो ब्रांचेज बहुत मोटी होती है, बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, लिप्स भी होते हैं इनके पास। अब जैसे हम बोलते हैं नीम, नीम के पेड़ के पास भी क्या होता है, बहुत ही मोटी मोटी ब्रांचेज होती है, फैट ब्रांचेज होती है, ये लंबा पेड़ होता है, ट्री होता है टॉल। मैंगो भी होता है हमारा, और सम विच, और भी कुछ हैं, स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज palms। करेक्ट, द grasses, shrubs, trees which grow on their own without interference or help from the human beings are called natural vegetation। ये क्या होते हैं, विदाउट इंटरफ्रेंस के और हेल्प, यानी कि बिना किसी भेदभाव इंटरफ्रेंस के क्या होते हैं, ये जितने भी हमारे पौधे होते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के हेल्प से ही क्या होते हैं, ये लगाए जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड। और इसी चीज़ को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि डू यू वंडर, ये जान के आप आश्चर्य भी होंगे कि दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये दूसरे से क्या है, डिफरेंस भी है, डिफरेंट है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब जैसे दे रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि नेचुरल टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, वेजिटेशंस में भी क्या होते हैं कि अलग अलग प्रकार के नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं। अब कौन कौन से होंगे, अब ये कैसे आखिर हम इनको अलग करेंगे, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेजिटेशंस होते हैं ना, जो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन कैसे अलग किए जाते हैं, तो डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट्स। अगर कहीं कंडीशंस यानी क्लाइमेट कंडीशंस कहीं अगर डिफरेंट है, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि हमारे जो पेड़ पौधे होंगे, ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ की नेचुरल जो वेजिटेशंस होंगे वो डिफरेंसेस आएंगे यहाँ पे। एमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी पौधे होते हैं इनके लिए क्या है हमारे लिए, यानी इन पौधों के लिए रेनफॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस, क्लाइमेट जो कंडीशंस है वो अलग अलग टाइप्स की होती है इंडिया में। क्लाइमेट्स भी इंडिया में क्या होती है, वेरिड होती है, बहुत प्रकार की होती है। इंडिया हैज़ द वाइड रेंजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में क्या है, बहुत ही वाइड फॉर्म में नेचुरल वेजिटेशन है। अब कौन कौन से देख सकते हैं, वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 टाइप्स। और इंडिया की जो वेजिटेशन है वो कितने टाइप्स में डिवाइड की गई है, 5 टाइप्स में डिवाइड की गई है। अब ये कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि नेचुरल वेजिटेशन में हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं वो क्या होती हैं, ये इंडिया की जो वेजिटेशन है इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। और ये कौन कौन सा पार्ट्स है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहला जो हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सेकेंड वन जो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, कौन सा हमारा दूसरा, सेकंड वन ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट है। थर्ड वन जो है हमारा थ्रॉनी बसेस है, कौन सा है, थ्रॉनी बसेस, ये थ्रॉनी का मतलब कांटेदार जो बसेस होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। फिर कर रहा है माउंटेन वेजिटेशंस एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, यानी कि जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया के, उनको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। और वो कौन कौन सा कैटेगरी है हमारा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारा, फिर सेकंड वन है ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट हो गया,
थर्ड वन हमारा थ्रॉनी बसेस हो गया, माउंटेन्स वेजिटेशन फोर्थ वन हो गया, और मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट ये हमारा लास्ट वन है। अब हम चलते हैं इनको एक एक करके, यानी कि हम लोग क्या करते हैं अलग अलग इनको कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ है पहला जो हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये जो होते हैं इनको आखिरकार हम क्यों बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आखिर ये कहाँ पे होते हैं? तो जहाँ पे अगर इंडिया के सबसे मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, तो यानी कि मासिन राम में होता है। अभी जो मासिन राम में होता है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे, यानी कि इस फॉरेस्ट में सबसे मैक्सिमम रिसीव रेनफॉल होते हैं। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि दे आर सो डेंस। अब अगर बारिश होगी तो ये क्या होगा, डेंस होगा, बहुत ही अधिक मात्रा में घनी होगी। दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड मेनी क्या करें ग्राउंड, यानी कहने का मीन्स है यहाँ पे कि अगर ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, ये इतनी डेंस होती है ना कि जो सन की लाइट होती है इस सन की लाइट सरफेस पे भी नहीं पहुंच पाती। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेनी स्पैसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंडेड इन दिस फॉरेस्ट। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इस फॉरेस्ट में हम लोग बहुत सारे स्पेसीज, यानी कि ट्री की जो बहुत सारी स्पेसीज होती है हम इसमें पा सकते हैं। अब इसे दे रहा है विच सेड देयर लिव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और इसकी जो लिप्स होती है ना वो क्या करती है, वो अलग अलग समय पे डिफरेंट टाइम्स पे क्या होती है लिप्स को ये सेट करते हैं, यानी कि झड़ते हैं, यानी पतझड़ जिसको बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पे होती है। देयरफॉर इसी के कारण क्या होता है कि दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन आर कॉल्ड ईवर ग्रीन फॉरेस्ट। अब जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे पौधे हैं और हर पौधों की क्या होती है अलग अलग टाइमिंग होती है पत्ते गिरने की। तो कुछ पत्ते गिर जाएंगे तो कुछ पत्ते तो क्या होंगे पेड़ पे ही रहेंगे। तो जब कुछ पौधे ऐसे उसमें ट्रीज हैं जिनके पास क्या होगा पत्तियां होंगी, जिसके कारण वो जो फॉरेस्ट होगा अभी भी ग्रीन दिखेगा। इसी के कारण क्या होता है कि हम इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग ईवर ग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं आप लोग ये जान चुके हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दे रहा है यू मे नोटिस इन फिगर। अब यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं 10.1 में कि इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर महोगनी, इबोनी और रोजवुड। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रीज होते हैं जैसे कि महोगनी है, इबोनी है और रोजवुड है। ये कहाँ पाए जाते हैं, हम इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर होम दिस फॉरेस्ट। यानी कि ये क्वेश्चन ये लाइन बोल रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स क्या होता है, पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये पार्ट है। और ये नैरो स्ट्रिप्स होता है वेस्टर्न स्लोप्स में, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है वेस्टर्न स्लोप्स में ये, जैसे कि कहने का मीन्स है कि हमारा जो ऐसे ये पार्ट हो गया वेस्टर्न और ईस्टर्न की तरफ से क्या होता है अंडमान निकोबार एकदम पतले आकार का होता है। क्या होता है ये इस, यानी कि ये बहुत ही पतला होता है जिसके कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको नैरो स्ट्रिप। अंडमान क्या होता है ये देखते हैं आप, ऐसे लंबा एक स्टेट से ऐसे आता है, फिर यहाँ से एक दूसरा स्टेट से ऐसे जुड़ता है। यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट से क्या है इधर ये नैरो है, बहुत ही ज़्यादा क्या है नैरो स्ट्रिप में आता है ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एट द होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के बारे में। हमारे ये सेकेंड वन फॉरेस्ट है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है क्या कि इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो बहुत ही बड़ा भाग, वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उस फॉरेस्ट में से सबसे मैक्सिमम, यानी कि इंडिया के लैंड पे सबसे मैक्सिमम पार्ट में हमारा कौन सा फॉरेस्ट आता है, तो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट ही आता है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। हम इन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो हमारा ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट था उसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते थे, लेकिन हम यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट को किस नाम से जानेंगे, मानसून फॉरेस्ट के नाम से। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि दे आर लेस डेंस, ये क्या होते हैं कम घनी होती है। दे शेड देयर लिप्स, यानी कि जो इनकी लिप्स की गिरने की यानी पतझड़ की जो समय होते हैं एट अ पार्टिकुलर टाइम
ऑफ द ईयर, यानी कि एक ही समय में एक पार्टिकुलर टाइम होता है और ऐसे फॉरेस्ट की सारी पेड़ों की जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, वो गिर जाती है, झड़ जाती है एक पार्टिकुलर टाइम में ही। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, जैसे साल का वृक्ष। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो साल ट्री है वो किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट में हमारा आता है साल ट्री, टिक, पीपल, नीम, और ये शीशम लास्ट में। और बहुत सारे पौधे हैं जो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज थे जिसे मैंने आपको बता दिया। अब ये जो ट्रीज होते हैं ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके, और जो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के जो पौधों की पत्तियां गिरने के यानी कि शेड होने की जो टाइमिंग होती है एक पार्टिकुलर टाइम होता है, और एक ही पार्टिकुलर टाइम में क्या होते हैं, ये सब पतझड़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिर ये जो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट होते हैं वो किन किन स्टेट्स में फाउंड किए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एंड इन द पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, और कुछ पार्ट्स में महाराष्ट्र के पार्ट्स में भी ये हमारे कौन से ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट हमारे मिलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वन अब बढ़ते हैं आगे। जैसे अब थ्रोनी बसेस है, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कौन है, थ्रोनी बसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट को, ये हमारा जो पिक्चर है ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट है। ये जो पौधे हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के पौधे हैं। अब हम पढ़ते हैं थ्रोनी बसेस के बारे में। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन अ ड्राई एरियाज, और ये जो वेजिटेशन होता है ना, इस टाइप के वेजिटेशन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये ड्राई एरिया में मिलते हैं ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के जितने भी ड्राई एरिया हैं। अब अगर ड्राई एरिया की बात आ गया तो सबसे पहले नाम आएगा राजस्थान। कौन सा नाम आएगा हमारा, राजस्थान नाम आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि द लिप्स आर इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइन्स इन द रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। अब कहने का मीन्स है कि जो स्पाइन होती है इसकी, इसमें क्या होता है, लिप्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, और पत्तों के रहने के, पत्तों की कमी कारण क्या होता है यहाँ पे, इसमें लॉस ऑफ वाटर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कैक्टस हमारा, खैर, बबूल, खीर एंड इम्पोर्टेंस आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ये हमारे क्या है, ये थ्रोनी बसेस के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। कौन कौन से, कैक्टस, खैर, बबूल, ये हमारा खीखर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये जो हमारे जितने भी ट्रीज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, ये सब क्या है, ये सब ड्राई एरियाज हैं। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात, और कुछ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में जो हमारे गुजरात हैं, गुजरात के कुछ वेस्टर्न यानी कि पार्ट्स में हमारा क्या मिलता है, ये सब ट्रीज हमारे पाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा थ्रोनी बसेस के बारे में, तो अब नेक्स्ट वन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा बबूल का पेड़ हो गया, ये कुछ है यहाँ पे कैक्टस को देख सकते हैं आप, ये क्या है, ड्राई एरिया है हमारे, क्या है, सब ड्राई एरियाज है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन वेजिटेशन के बारे में। अब ये माउंटेन वेजिटेशन क्या होता है, अब जैसे देख सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ स्पेसिस, जो इस स्पेसिस के यानी कि जो हमारे माउंटेन वेजिटेशन है ना, इस माउंटेन वेजिटेशन के जो स्पेसिस होते हैं ये वाइड रेंज में फैले हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन, यानी कि इन वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। इन द हाइट, विद द इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर्स फॉल एट द हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स, यानी कि जो इन पौधों की जो हाइट होती है, ये कहने का मीन्स है कि ये कहाँ, यानी कि जो हाइट होती है। अब यहाँ पे देखिए ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या होता है, बहुत ही हाइट होते हैं। माउंटेन्स पे क्या होता है, बहुत सारी हाइट वाले प्लेसेस होते हैं। तो ये सब जो हमारी ट्रीज है ना, ये माउंटेन्स पे ही पाई जाती है, और ये इनकी जो माउंटेन्स की हाइट होती है वो कौन कौन कितनी हो सकती है, तो 1500 मीटर्स से लेकर 2500 मीटर तक, उसके ऊपर ये ट्रीज पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, और ये जो ट्रीज होते हैं ना कॉनिकल होते हैं, क्या होते हैं, कॉनिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्थडे कैप्स होता है वो कॉनिकल ही होता है। आप इस ट्रीज को देखिए, ये क्या होता है, ये हमारा बर्थडे का यानी कॉनिकल ही है। ये सब ट्रीज है हमारे, और ये जो ट्रीज होती है ना, ये लगभग जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एट हाइट बिटवीन 1500 मीटर एंड 25 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल, और कुछ ट्रीज जो होती हैं वो कॉनिकल होती हैं। दिस ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज, और ऐसे ट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे इंपॉर्टेंट ट्रीज, चीड़ का पेड़ हो गया, पाइन का पेड़ हो गया, देवदार का ट्री हो गया,
ये सब के सब क्या है हमारे, ये जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं अभी कॉनिफेरस ट्रीज यानी कि माउंटेन वेजिटेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये कॉनिफेरस हमारे ट्रीज हैं, इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट ट्रीज आते हैं वो है हमारा चीड़, पाइन, देवदार। ओके, अब लास्ट वन बढ़ते हैं। हमारी जो वेजिटेशंस की लास्ट फॉर्म है वो कौन सा टाइप है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है, तो कह रहा है कि दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सैलाइन वाटर। और ये जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, सैलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, साल्टी वाटर, यानी कि ऐसी वाटर जो क्या हो, नमकीन हो। ऐसी वाटर्स में ही क्या होता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरवन। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रीज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली। अब जैसे कि हम ले सकते हैं सुंदरवन। सुंदरवन में क्या होते हैं कि ऐसी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि सुंदरवन कहाँ है, हमारा बंगाल की खाड़ी के पास है। और बंगाल की खाड़ी कैसी है, सैलाइन वाटर वहाँ पे होते हैं, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अब हम देख सकते हैं कि सुंदरी इज एज वेल नोन एज स्पाइसिस ऑफ ट्रीज इन द मैंग्रोव। मैंग्रोव की एक ट्रीज है जिसका नाम है सुंदरी, और ये कहाँ पे मिलता है, ये सब के सब हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे कि आफ्टर विच सुंदर वंस हैव बीन नेम्ड। और ये जो सुंदरी ट्री है जो कि हमारे इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं, और इन्हीं सुंदरी ट्री के नाम पे ही हम क्या रखे हुए हैं, सुंदर वन डेल्टा का नाम रखे हुए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ये दे रहा है क्या कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो कैसे हमारे लिए नेसेसरी है, तो बहुत तरीके से नेसेसरी है। अब कैसे है तो चलिए जानते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही प्रकार से यूजफुल है हमारे लिए। अब कैसे है, तो दे परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो हम क्या करते हैं उनको गेन करते हैं। दैट वी ब्रेथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं जिसे ब्रेथ करते हैं वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो जैसे दे रहा है यहाँ पे कि द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल। अब एक टाइप्स यहाँ पे है कि जो सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा, तो जो सॉइल को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, वो क्या रखता है, वो हमारे प्लांट्स ही रखते हैं। उनकी जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है। दस दे कंट्रोल सॉइल एरोजन, जिसके कारण ये क्या होता है कि सॉइल एरोजन को हम रोक सकते हैं। यानी कि इन्हीं बाइंड के कारण, यानी कि रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ये जो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है कि सॉइल इरोजन में कंट्रोल होते हैं। अब हम जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद अ टिम्बर और फर्नीचर्स। इससे हम क्या होता है, फर्नीचर्स भी मिलते हैं, क्योंकि अगर हमारे फॉरेस्ट से लकड़ियाँ मिलेंगी, लकड़ी से क्या होगा, फर्नीचर्स बनेंगे, फ्यूल्स भी हमारे हो जाएंगे, वुड मिलेगा, फूडर, फूडर का मतलब खाना भी हमें मिलते हैं ना। मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा तुलसी हो गया, नीम हो गया, ये सब तो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स ही हैं। हर्ब्स, लैक, हनी, गम, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स की, कह रहे हैं कि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरल हैबिटेंट है ऑफ द वाइल्ड लाइफ का। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द रैकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज। कहने का मीन्स है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत ही फास्ट, यानी कि रैकलेस की तरह क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। कैसे, जो रैकलेस हम लोग ट्री की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उसी के कारण क्या हो रहा है कि नेचुरल वेजिटेशंस में क्या हो रहा है, बहुत ही कमी आ रही है, ये नहीं कि सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब जैसे कि दे रहा है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपुल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। कहने का मीन्स है यहाँ पे कि ये कह रहा है कि आप या तो ट्री को बचाइए, प्रोटेक्ट करिए, और हमें क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो हमारा ट्रीज है, ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो क्या है, हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, ये अवेयरनेस लोगों के बीच फैलाना चाहिए। वी कैन हैव ए स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव। अब जैसे हम लोग ये अवेयरनेस करेंगे तो हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कि वन महोत्सव होता है, तो वन महोत्सव में क्या होता है, हम ट्रीज के बारे में ही क्या करते हैं कि अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में, टू
इन्वॉल्व टू मोर पीपुल इन द मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। और इसमें क्या चर्चा होती है कि हम अपने अर्थ को कैसे ग्रीन रख पाए। ओके, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल को कैसे ट्री बाइंडिंग करके रखता है। ये एक ट्री है और एक ट्री से हमें क्या क्या मिल सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या करता है, पहला काम तो इसको सॉइल इरोजन को बाइंड करके रखता है। ये जो टेबल्स हैं, ये क्रिकेट हॉकी बैट है आपका, यहाँ पे लकड़ी जलावन के लिए जो मिल गया, ये हाउस हो गए, मेडिसिन हो गए हैं, जो ऑक्सीजन्स मिलते हैं वो भी हमारे ट्री से मिलते हैं, हनी हो गया, गम, फ्रूट्स, ये सब जितने भी होते हैं ना, जो हमारी ये जानवर जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी ट्रीज पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ये लकड़ियाँ जो होती है ये सब भी क्या होती है, ये सब के सब हमें ट्री से मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। अभी हम लोग क्या पढ़े, वेजिटेशंस यानी कि जो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस है। अब हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे कि फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ कहने का मीन्स है कि जानवरों का घर होता है। अब हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे कि देयर आर thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जो हमारा फॉरेस्ट होता है, ये वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ होता क्या है, जानवरों का लाइफ, यानी कि जो जानवर होते हैं ना उनकी जो जीवन होती है वो क्या होती है, इन्हीं का घर होता है हमारा फॉरेस्ट। अब जैसे यहाँ पे जैसे दे रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, स्पेस यानी एनिमल्स के बहुत सारे स्पेसीज हैं, थाउजेंड्स स्पेसीज हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एम्फीबियंस जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड जो कीड़े होते हैं, ऑर्म्स विद द ड्वेल इन द फॉरेस्ट। ये सब के सब कहाँ रहते हैं, हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इधर टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल्स, जो हमारा टाइगर है वो क्या होता है, नेशनल एनिमल्स होता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो एनिमल्स यानी कि जो हमारे टाइगर्स हैं, ये टाइगर कहाँ होते हैं, बहुत सारे वेरियस पार्ट्स यानी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। वैसे जो सबसे ज़्यादा हमारा जो मैक्सिमम फॉर्म में जो टाइगर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे गिर फॉरेस्ट है, जो कहाँ है गिर फॉरेस्ट, ये गुजरात में पाया जाता है, इन द होम ऑफ एशियाटिक लैंड्स। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एशियाटिक लैंड्स का जो हाउस है वो होम है वो कहाँ है, तो गिर फॉरेस्ट है, जो कहाँ पाया जाता है, गुजरात में है। अब बात करते हैं एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनासोर्स, यानी एक सिंग वाला जो गेंडा होता है, इनकी जो रूम होती है वो क्या होती है, ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, आसाम में। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, इनके लिए क्या होता है, वो एक सिंग वाले गेंडा और हाथियों के लिए ही प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हम केरला में भी देख सकते हैं और कर्नाटका, यानी कि दो ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पे क्या होता है कि हाथियों की जो संख्या, एलिफेंट्स का मैक्सिमम नंबर है, सबसे मैक्सिमम नंबर में इन्हीं दो स्टेट्स में पाए जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस, जो जंगली गधा होता है, वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा कैमल्स है, ये क्या होता है, इंडियन डिजर्ट में मिलता है, और जो ये वाइल्ड एसेस है, जो जंगली गधे होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। और रन ऑफ कच्छ कहाँ है, हमारा गुजरात के पार्ट्स में है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइल्ड गॉड्स, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। यानी कि जो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन कहाँ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस रीजन में हमारे क्या मिलते हैं, वाइल्ड गॉड्स मिलते हैं, स्नो लियोपार्ड्स हो गए हमारे, ये मिलेंगे। बियर्स जो होते हैं ये भी स्नो बियर्स होते हैं, जो व्हाइट कलर्स के होते हैं, ये भी हमारे कहाँ मिलते हैं, ये फाउंड किए जाते हैं हिमालय रीजन्स में। बिसाइड्स दिस, अगर हम इन लोगों को छोड़ दें, इनके अलावे मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। जैसे कि अभी हमने जितने हम इस एनिमल्स के बारे में बात किया, इन एनिमल्स के अलावे भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। अब जैसे कि सच है, जैसे कि मंकी हो गया, उल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, ये जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, इनका जो एनिमल्स का होम होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट ही होता है। अब हम आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कि इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड्स लाइफ। जैसे हम लोग अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे जैसे हम लोग क्लास यानी कि जैसे जैसे हम लोग हाई क्लास के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो वाइल्ड लाइफ के बारे में एक अलग ही चैप्टर होगा, जो हमारे बर्ड्स लाइफ होगा वो एक अलग चैप्टर से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे दे रहा है कि इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड्स लाइफ।
अब जैसे वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पे, तो वैसे ही इंडिया हमारी क्या है, ये बर्ड लाइफ से भी रिच है। यानी कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे वेराइटी के बर्ड्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि दी पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड्स, हमारा जो नेशनल एनिमल्स था वो क्या था, टाइगर। अब हमारे जो एनिमल्स बर्ड्स है वो क्या है, नेशनल बर्ड्स है हमारा पिकॉक। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स, पिगन्स, मैना, गीज, बुलबुल्स एंड डक्स। ये सब क्या है, ये सब बर्ड्स की वेराइटीज है। अब कह रहे हैं जैसे दीज आर सेवरल बर्ड्स कैन सेंचुअरीज विच हैव बीन क्रिएटेड। अब जो बर्ड सेंचुरीज है ये क्या होते हैं, जैसे कि वाइल्ड सेंचुरीज पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे देश में क्या है, बर्ड सेंचुरीज हैं। जैसे गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, दिस प्रोवाइडेड द बर्ड्स प्रोटेक्शंस फ्रॉम द हंटर्स। और ये जो सेंचुरीज बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, ये क्या होता है कि जितने भी पोचर्स हैं, जो शिकारी हैं, हंटर्स जो हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारे ये सेंचुरीज को बनाए जाते हैं। कैन यू मेक नेम 5 बर्ड्स, जैसे कि अब ये सब जितने भी बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं जिसके लिए सेंचुरीज बना हुआ है। अब ऐसे दिया हुआ है कि देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। यानी कि सांपों के, यानी कि स्नैक्स के भी क्या होते हैं, 100 स्पीसीज पाए जाते हैं। कोबरा, कैरेट्स एंड इम्पोर्टेंट्स अमॉन्ग देम, और भी कुछ बहुत सांप हैं यानी कि स्नैक्स पाए जाते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। यानी कि जो फॉरेस्ट की जो रेकलेस फॉर्म में कटिंग की जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जितने भी स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की, ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एग्जिस्ट हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं। In order to protect them, many national park sanctuaries and biosphere reserve have been set up। और इसलिए क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर चुकी है, पहले ही हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, और ये प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है, टाइगर के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसमें एलिफेंट के बारे में है, प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारे, यानी कि जो हमारा केवलादेव सेंचुरीज, हमारे बर्ड सेंचुरीज, बहुत सारे सेंचुरीज जो हैं अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट द कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, यू कैन रिफ्यूज बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। अब कहने का मीन्स है कि हम लोग इस जो पोचर्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के इन हंटर्स करने का, यानी जो पोच करते हैं, शिकार करते हैं पोचर्स, उनको कैसे रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स के बॉडी से, यानी कि उनके स्किन से बने हुए पार्ट्स होते हैं, यानी कि जितने भी थिंग्स होते हैं, उनको बाई करना छोड़ दें। हॉर्न्स, यानी कि जैसे कि बोन से बनता है, जितने भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि बोन से बनाए जाते हैं, हॉर्न से बनते हैं, उसके सिंग से, फर, स्किन्स एंड फीदर्स। अगर हम इन सब चीज़ों को बाई करना छोड़ दें तो क्या होगा, कम से कम कुछ ना कुछ पोचर्स में जो होगी शिकार करने की कमी आएगी। अब जैसे देख सकते हैं कि एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस कंजर्विंग हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स किंगडम। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ जो होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कब, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में।